एवरीवन। तो हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर कर रहे थे और हम लोग के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 3rd लेक्चर है और आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। तो जो ब्लड होती है वो मीडियम होता है ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का एल्विलाई से टिश्यू तक और टिश्यू से एल्विलाई तक। About 97% of O2 is transported by RBC in the blood। जो 97% ऑक्सीजन होती है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। So about 97% of O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in a dissolved state through the plasma। और जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू कैरी होती है? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC वेयर 70% ऑफ इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। क्या होता है कि जो 20 to 25% CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू और जो बचा हुआ 70% होता है वो बाइकार्बोनेट यानी HCO3 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और जो 7% बचा है वो CO2 जो है वो किसके थ्रू डिसॉल्व होगी या कैरी करेगी? प्लाज्मा के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है वो 2 फॉर्म में डिसॉल्व होती है या 2 फॉर्म में कैरी की जाती है। एक 97% किसके थ्रू कैरी की जाएगी? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। और जो रिमेनिंग 3% है वो किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25% जो होगी वो कैरी की जाएगी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू और जो 70% ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी की जाती है और 7% जो बचा वो प्लाज्मा के थ्रू इसको कैरी किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। जो हेमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर होता है। ये किससे बना होता है? ये 2 चीज़ों से बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन चेन से। ठीक है। और ये रेड कलर, ऐसा रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि आयरन की प्रेजेंस की वजह से, आयरन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड कलर इसका होता है और हेमोग्लोबिन किसमें? रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। O2 कैन बाइंड विद हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन जो कैरी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू कैरी की गई थी वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में कैरी की जाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है और जो हीमोग्लोबिन है वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और वो फॉर्म करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। जो हर एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हर एक जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। सो ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हेमोग्लोबिन के साथ वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में कितना है। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factors which can interfere with this binding। जो पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है और जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगी और जो टेम्परेचर होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये इंटरफेयर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है या नहीं बाइंड कर सकता है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2। अब ये परसेंटेज सैचुरेशन क्या है? मतलब कितना जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना उसका अमाउंट हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया हुआ है। तो इन्होंने जिस सिग्मोइड कर्व की बात की है वो ये वाला कर्व है। एक मिनट, ये वाला सिग्मोइड, ये एस शेप का बन रहा है, इस वजह से इसको सिग्मोइड बोला गया है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितना सैचुरेशन हुआ है हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। यहाँ पे
सबसे पहले जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाया तो इसके साथ इसका जो परसेंटेज सैचुरेशन है ये भी धीरे धीरे बढ़ता गया, बट एक पीक पॉइंट के बाद इनकी जो वैल्यू हो गई वो कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है, उसके अलावा वो कैरी नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ पे 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जब कैरी होने लगे तो उसके आगे वो वैल्यू नहीं बढ़ सकती, इस वजह से यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो गया। सो दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H+ कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। तो ये जो ग्राफ था इसको हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, या फिर इसको यूज करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? कौन से फैक्टर, जैसे कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, H+ की कंसेंट्रेशन कैसी है और कितनी है, और ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, ये सारी चीजें इस ग्राफ से हम लोग पता लगा सकते हैं। इन द एल्विलाई वेयर देयर is high PO2, low CO2, lesser H+ concentration and lower temperature, the factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। जो एल्विलाई है उसमें ये और जो सारे फेवरेबल कंडीशन है, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होते हैं ताकि जो O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सके। तो वो फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हो गई? जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ही हाई होगा, और उसके अपोजिट जो CO2 की पार्शियल प्रेशर उसका CO2 का होगा वो बहुत ही लो होगा। तो हाई ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर और CO2 का लो पार्शियल प्रेशर। लेसर H+ कंसेंट्रेशन, जो H+ की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाएगा। यानी इसके 4 फैक्टर हैं जो फेवरेबल होते हैं एल्विलाई में। कौन से? सबसे पहले जो O2 है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, और जो H+ कंसेंट्रेशन है वो भी कम होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। तो इन सब में सारी चीज़ें, सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कम होनी चाहिए, तभी ये सारी फेवरेबल कंडीशन बनेंगी। किसके लिए? ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ के लिए। Whereas in the tissue where low PO2, high PCO2, high H+ concentration and higher temperature exists। अब इसके अपोजिट क्या होगा? हमारे टिश्यू में होगा। टिश्यू में क्या होगा? जो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो कम होगी, H+ का कंसेंट्रेशन वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट कर जाएगी, और फिर वो जो ऑक्सीजन है वहाँ पे टिश्यू जो है वो यूटिलाइज कर लेगा। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये सारी जो कंडीशन है वो डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को मिल जाएगी। This clearly indicates that O2 get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। इसका क्या मतलब है? ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन है वो बाउंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स में, यानी जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ एल्वियोलाई में और डिसोशिएट होगी टिश्यू में। Every 100 ml of oxygenated blood मतलब प्योरीफाइड ब्लड कैन डिलीवर around 5 ml of O2 to tissue under normal physiological condition। क्या होगा कि जो हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml का ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाइड ब्लड ले रहे हैं तो उसमें जो 5 ml ऑक्सीजन होगी वो टिश्यू तक, हम एल्विलाई से टिश्यू तक पहुंचाते हैं अगर सारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो इसमें हम लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग कैसे कैरी करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ? वो भी बाइंड कर जाएगा और क्या बनाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन,
और हमने अभी फर्स्ट पैरा में देखा था कि 20 to 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके फॉर्म में, मतलब आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और ये जो बाइंडिंग है कि ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो इस बाइंडिंग पर अफेक्ट कर सकता है कि ये बाइंड करेगा कि नहीं। When PCO2 is high and PO2 is low, as in tissue, more binding of carbon dioxide occur। जब PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो ज़्यादा होगा, जैसे कि टिश्यू में होता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो कम होगा, तो क्या करेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन when the PCO2 is low and PO2 is high, as in alveoli, जो PCO2 यानी जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अगर कम है और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है, जैसे कि एल्वेलाई में होता है, तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। तो जो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन था जो टिश्यू के पास कंबाइन होके बना था, और फिर जब वो एल्वेलाई के पास जाएगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करते हैं। CO2 विच इज बाउंड टू हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वेलाई। जो CO2 थी जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड की थी टिश्यू के पास, वो डिलीवर हो जाएगी एल्वेलाई तक। RBC contain a very high concentration of enzyme, that is carbonic anhydrase, and a minute quantity of the same is present on the plasma too। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है और उसकी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ये रिएक्शन गिवन है, इनको दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन करवाती है। तो चलिए हम लोग इस रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें जब हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को H2CO3 मिलेगा जो कि एक कार्बोनिक एसिड है। जब ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में आएगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन बना देगा और H+ आयन बना देगा। और जब यही रिएक्शन जो है वो हम लोग उल्टे से देखते हैं तो क्या होगा, ये एक H+ आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन है। जब इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिलेगा तो ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, और फिर जब इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिलेगा तो ये CO2 प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood। क्या होता है, टिश्यू की जगह जहाँ पे टिश्यू होता है वहाँ पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैटाबॉलिज्म चल रहा होता है। ठीक है, तो CO2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। तो जो CO2 होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, दैट इज RBC एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म HCO3- एंड H+। तो जो CO2 होगी वो क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में और वो फॉर्म करेगी बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। एट द एल्वेलर साइट वेयर PCO2 इज लो, यानी अगर जब एल्वेलर साइट पे हम लोग देखेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होगा, तो जो रिएक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। और फिर ये यहाँ पे CO2 और H2O बन जाएगा। यानी जब हम लोग टिश्यू पर होंगे तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, और जब हम लोग एल्वेलाई पे होंगे तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, जो अभी मैंने बताया वही बताया है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वेलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। अब अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो हर एक 100 ml जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो 5 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये डेटा याद करने वाला है। अब हम लोग चलते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे।
Regulation of respiration. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. ह्यूमन बीइंग के पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन कर सके और मॉडरेट कर सके रेस्पिरेटरी रिदम को, मतलब किस हिसाब से रेस्पिरेशन होनी चाहिए ये, और बॉडी की कौन सी डिमांड है, किस डिमांड पे, अगर जैसे आप भाग रहे हो तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होगी, और अगर आप आराम कर रहे हो तो वही प्रोसेस धीरे होगी। तो ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो मेंटेन कर पाती है रेस्पिरेटरी रिदम को। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, और ये किसके थ्रू होता है? न्यूरल सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है ब्रेन में जिसको हम लोग मेड्यूला ऑब्लंगाटा बोलते हैं ब्रेन का, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि रेस्पिरेशन का रिदम हमें कैसे मेंटेन करना है। Another center present in the pons region of the brain called pneumotactic center can moderate the function of respiratory rhythm center। तो हमारे पास दो सेंटर हो गए ब्रेन पर, एक मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया और दूसरा हम लोग के पास न्यूमोटैसिक सेंटर हो गया, जो कि मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड thereby alter the respiratory rate। तो ये जो न्यूरल सिग्नल होते हैं इस सेंटर से वो रिड्यूस कर सकते हैं इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट को भी चेंज कर सकते हैं। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि केमिकल सेंसिटिव होता है, वो रिदम सेंटर के पास में ही लोकेटेड होता है, और वो किसको डिटेक्ट करता है? CO2 की सेंसिटिविटी को और हाइड्रोजन आयन की सेंसिटिविटी को। Increase in these substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment। अब क्या होगा, क्योंकि जो ये कीमोसेंसिटिव एरिया थे तो ये किसको डिटेक्ट करेंगे? ये CO2 के इंक्रीज या H+ के इंक्रीज या डिक्रीज को इसको सेंस कर लेंगे, और जब ये सेंस कर लेंगे तो ये जब इनका कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक्टिवेट कर देगा इस सेंटर को, और फिर ये लोग इसको एडजस्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इसको एडजस्ट करेंगे। सो इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट increase in these substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment। तो जब इन सब्सटेंस में कोई भी इंक्रीज होगा तो जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सिग्नल भेजेंगे न्यूरॉन्स के थ्रू, और फिर वो एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क and carotid artery can also recognize changes in CO2 and H+ concentration। जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कहाँ? ऑर्टिक आर्क पे प्रेजेंट होते हैं, और कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड एक आर्टरी हो गई, और जो ऑर्टिक आर्क है वो जो हार्ट में ऑर्टा होता है वो वहाँ पे पाया जाता है ये रिसेप्टर्स। तो ये क्या करते हैं? ये भी CO2 और H+ की कंसेंट्रेशन में कोई भी अगर चेंज होता है तो ये इसको सेंस कर लेते हैं एंड send necessary signal to rhythm center for remedial action। और जब ये इसको सेंस कर लेंगे तब वो उसको सेंड करते हैं, जो सिग्नल होते हैं उसको सेंड करेंगे रिदम सेंटर के पास, और ताकि फर्दर जो एक्शन होने वो परफॉर्म हो सके। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जो ऑक्सीजन का रोल है किसमें? रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में, ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। तो अब हम लोग डिसऑर्डर्स पे आते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा क्या होता है? जो अस्थमा है वो एक प्रॉब्लम होती है, किस में प्रॉब्लम होती है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। इसमें क्या होगा? अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब आपको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ
ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। Emphysema. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface decrease. Emphysema में क्या होता है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एल्वुलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये लोग रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फाइसेमा में क्या होगा, जो एल्वुलर वॉल होगी वो डैमेज हो जाएगी और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसका एक मेजर कॉज किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो हम लोग की लास्ट डिसऑर्डर आ गई है, वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with situation. अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग करती है उसमें बहुत सारी डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो सही से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन से कोप नहीं कर पाता है। और अगर इसका लॉन्ग एक्सपोजर रहा या फिर अगर आप बहुत दिन तक जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत दिन तक इनकी कांटेक्ट में रही तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, किसका, जो टिश्यू है, जो लंग्स के टिश्यू हैं उनका डैमेज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकती है, जो क्या होता है, पॉलीप्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और जिसकी वजह से लंग डैमेज हो सकते हैं। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, और इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्कर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में उनको प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाते हैं पहनने के लिए, ताकि वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से दूर रह पाए। तो इस तरह से हम लोग के डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।